नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हमने औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करी थी। आज हम औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उदित विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे। दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, एक है आर्थिक उदारवाद और दूसरी है समाजवाद का उदय। तो ये दो वैचारिक परिणाम हमें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप देखने को मिले थे। दोनों विचारों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति से आर्थिक विचारधारा पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में उदारवाद का प्रचार था, जिसका आधार व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत था। इस सदी में अनेक दार्शनिकों एवं विचारकों ने इसे जन्म दिया था और फ्रांस की क्रांति ने इसका पोषण किया था। ये जो उदारवाद का सिद्धांत था वह प्रधानतः राजनीतिक था और उससे साधारणतः संविधानवाद, जनता का प्रभुत्व, कानून के समक्ष सबकी समानता, धार्मिक सहिष्णुता तथा राष्ट्रीयता का बोध होता था। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में और इसके साथ आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की अवांछनीयता का सिद्धांत भी शामिल हो गया। इस प्रकार के सिद्धांत का जन्म फ्रांस में तुर्गो, ये फ्रांसीसी क्रांति के टाइम वहाँ के वित्त मंत्री थे, जैसे विचारकों के प्रभाव में हुआ था। इंग्लैंड में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में तुर्गो के कुछ विचारों के आधार पर व्यापार और व्यवसाय पर राज्य के नियंत्रण को व्यर्थ बतलाकर उसको स्वतंत्र छोड़ने की नीति का समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उद्योगों का जिस प्रकार विकास हो रहा था और मजदूरों की जो दशा थी, वे सब बातें उचित थी। यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उन सभी बातों को उचित ठहराया था, क्योंकि पूंजीपति या मजदूर सब स्वतंत्र थे और उनके पारस्परिक संबंध जो थे वे स्वेच्छापूर्वक तय किए गए समझौते पर आश्रित थे कि किसी ने उसे जबरदस्ती नहीं बांधा था। हालांकि यह तर्क हास्यास्पद था, किंतु मजदूर जो थे वो मजबूर थे। इसी प्रकार एक और इतिहासकार हैं डेविड रिकार्डो, उनका मत था कि प्रत्येक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो होती है वो कुछ अटल नियमों पर आधारित होती है, जिनमें से एक नियम है मजदूरी का लौह नियम, जिसके अनुसार मजदूर के केवल जीविका से अधिक कमा सकना संभव नहीं है। एडम स्मिथ की तरह उन्होंने भी व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता की नीति का समर्थन किया। इस प्रकार जो ये नवीन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने पुरानी आर्थिक पद्धति के स्थान पर व्यापारिक स्वतंत्रता तथा उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बल दिया था। तो ये जो नई विचारधारा सामने आ रही थी वो व्यापारिक स्वतंत्रता थी। उसके लिए राज्य को हस्तक्षेप के काफ़ी अधिकार दे दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण जो है वो इन्हीं नियमों के आधार पर किया, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने इन सिद्धांतों का स्वागत भी किया और इनके द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित पूंजी व्यवस्था को सैद्धांतिक समर्थन प्राप्त हुआ। किंतु पूंजीवादी व्यवस्था को पोषित करने वाली जो ये आर्थिक विचारधारा है, इसका विरोध अवश्य होना था। इस प्रकार की विचारधारा में मजदूरों की जो दुर्दशा थी और जो उनकी स्थिति थी उसको उचित बताया गया था, जबकि मजदूरों की जो दुर्दशा थी वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार बिल्कुल गलत थी। जिस दर से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है उससे अधिक दर से जनसंख्या बढ़ती है और उसे सीमित रखना आवश्यक है, और इससे सीमित रखने का सबसे अच्छा उपाय मजदूरों को दरिद्रता की अवस्था में बनाए रखना है। इस तरह का विचार दिया माल्थस ने। इस प्रकार के विचारों का विरोध होना अवश्यम्भावी था और ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ विचारकों ने मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन लाने पर बल दिया। तो देखिए, एक गुट जो था
वो व्यापारिक स्वतंत्रता पर बल दे रहा था, आर्थिक उन्मुक्त व्यापार पर बल दे रहा था। और उसी के विपक्ष में एक और गुट उठकर सामने आया जिसने मजदूरों की दशा सुधारने एवं जन कल्याण की भावना के फलस्वरूप एक नई विचारधारा सामने रखी जिसका नाम है समाजवाद। मजदूरों की दशा सुधारने हेतु समाजवाद को जन्म दिया गया था। समाजवाद का मोटे तौर पर अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ ये है कि समाज में समानता स्थापित की जाए, यानी कि जो ये वर्ग विभेद की खाई है, पूंजीवादी और मजदूर दो वर्गों में पूरा समाज बट गया था, उस खाई को कम करना है। समानता का अर्थ है आर्थिक रूप से समानता और राजनीतिक रूप से भी समानता। इसमें अवसरों की समानता हो, योग्यता के अनुसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध करने की भावना सन्निहित है। ये सभी जो भावनाएं हैं ये समाजवाद के अंतर्गत आती हैं। इस समाजवाद का अंतिम जो लक्ष्य है वो है वर्ग संघर्ष, जो दो वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है उसका अंत कर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो वर्गहीन हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राष्ट्र के अधिकार को उचित ठहराया गया है। संक्षेप में समाजवाद के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। फर्स्ट, समाजवाद आधुनिक उद्योग प्रधान सभ्यता अर्थात निजी पूंजीवाद की आलोचना करती है। द्वितीय, समाजवाद श्रमिक वर्ग और सब मजदूरों की आवाज़ है तथा व्यावसायिक वर्ग का पक्ष लेता है। तो कहीं यह उन पूंजीपतियों या मिल मालिकों या धनिकों की आवाज़ है जो केवल रुपए के ब्याज से अपना पेट पालते हैं। और तीसरा जो समाजवाद है वो धन के वितरण के संबंध में न्याय चाहता है। समाजवादियों का कथन है कि सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पूंजीपति अपने प्राप्त धन को समस्त जाति और समाज के स्वामित्व के लिए मान ले। इस समाजवादी विचारधारा में इंग्लैंड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेता था इंग्लैंड का मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। अब यहाँ यह एक पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, कारखानों के मालिक हैं, परंतु फिर भी मानवतावादी हैं। मजदूरों के संबंधों को पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित करना चाहते थे। उन्होंने अपने कारखानों में मजदूरों की आदर्श सहकारी संस्थाएं स्थापित की, उनके रहन सहन, उचित वेतन, बालिकों की शिक्षा आदि की व्यवस्था की। इस तरह से उन्होंने एक आदर्श समाजवाद की स्थापना की थी। इसी तरह से फ्रांस में सेंट साइमन ने ओवन के समान समाजवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगर हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो इसकी विचारधारा रखी थी सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने ही समाजवाद को व्यावहारिक एवं गतिशील स्वरूप प्रदान किया था। 19वीं सदी के अंत तक समाजवादी विचारों की जड़ें जम चुकी थी और हर कहीं दलित एवं त्रस्त जनता मार्क्सवादी संघर्ष की प्रेरणा लेकर संगठित होने लगी थी। इस तरह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों ने वैज्ञानिक समाजवाद को जन्म दिया। ये थे औद्योगिक क्रांति के परिणाम, विचारधाराएं। आपका औद्योगिक क्रांति टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।